पाठ 1 पर्यावरण, उसकी संकल्पना, परिभाषा एवं विभिन्न घटक। पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण शब्द परि एवं आवरण शब्दों से मिलकर बना है। चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहा जा सकता है। चारों ओर के आवरण के भीतर जो कुछ भी सम्मिलित रहता है पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जिन विषयों की सहायता से इस आवरण के अध्ययन का प्रयत्न संभव हो सकता है वे सभी पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण का नाम आते ही भूपटल के बृहद पक्षों, जल, मृदा, मरुस्थल, पहाड़ आदि की कल्पना मन में आ जाती है। पर्यावरण के इन प्रकारों की ओर भी अधिक सटीक अभिव्यक्ति भौतिक प्रभावों, नमी, ताप, पदार्थों के गठन इत्यादि की विभिन्नताओं तथा जैविक प्रभावों के रूप में की जा सकती है। मृदा तथा चट्टानों के समान ही दूसरे जीव भी पर्यावरण के ही अंग हैं। इस प्रकार प्रकृति में जो कुछ भी हमें परिलक्षित होता है, वायु, जल, मृदा, पादप तथा प्राणी सभी सम्मिलित रूप में पर्यावरण की रचना करते हैं। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। पर्यावरण का तात्पर्य समूचे भौतिक एवं जैविक विश्व से है, जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रकृति का विकास करते हैं। परिभाषित रूप में पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक तथा जीवीय परिस्थितियों का योग है। दूसरे शब्दों में इसे हम जीवमंडल भी कह सकते हैं, जो जलमंडल, स्थलमंडल तथा वायुमंडल के जीवन युक्त भागों का योग होता है। पर्यावरण की परिभाषा डगलस एवं रोमन हालैंड के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। नंबर 2 वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। नंबर 3 एनास्टैसी के अनुसार पर्यावरण प्रत्येक वह वस्तु है जो जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करती है। रॉस के अनुसार नंबर 4 पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। एनवायरनमेंट इज एनी एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। नंबर 5 हर्शकोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। नंबर 6 अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार पर्यावरण का तात्पर्य मनुष्य के चारों ओर पाई जाने वाली परिस्थितियों के उस समूह से है जो उसके जीवन और उसकी क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। नंबर 7 बोरिंग के अनुसार एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत उसे प्रभावित करता है। क्षेत्र सामान्यतः पर्यावरण का अभिप्राय मात्र भौतिक या प्राकृतिक प्रदत्त कारक जैसे भूमि, जल, जलवायु, वनस्पति, खनिज, मृदा और जीव जंतुओं से लगा लिया जाता है। लेकिन पर्यावरण एक व्यापक शब्द है जिसमें भौतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सभी प्रभावशाली कारक सम्मिलित हैं। इस प्रकार पर्यावरण को 2 बृहद वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 प्राकृतिक पर्यावरण, नंबर 2 सांस्कृतिक पर्यावरण अथवा भौतिक पर्यावरण एवं अभौतिक या मानवीय पर्यावरण। कभी कभी इसे जैविक और अजैविक विवरण में भी विभक्त किया जाता है, किंतु भौगोलिक पर्यावरण से आशय भौतिक और सांस्कृतिक दोनों के सम्मिलित स्वरूप से है। भौतिक पर्यावरण से अभिप्राय
उन भौतिक अथवा प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से बनाए कारकों से है जिन पर प्रकृति का सीधा नियंत्रण है। मानव का हस्तक्षेप उसके निर्माण में नहीं है। यदि मानव को इस पृथ्वी से हटा लिया जाए तो जिन प्रक्रियाओं, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं पर कोई अंतर ना आए, उन सब कारकों को भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। इसका आशय यह है कि जिसका निर्माण और नियंत्रण मनुष्य से परे है, जो प्रकृति प्रदत्त है, वह सब कुछ भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, जैसे सूर्यताप, ऋतु परिवर्तन, स्थिति, भूवैज्ञानिक संरचना, उच्चावच, भूकंपन, ज्वालामुखी, उद्भेदना, मृदा, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु आदि ऐसे तथ्य हैं जो प्रकृतिजन्य हैं। अतः उक्त सभी तथ्यों को प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित कारकों की प्रभावशीलता को सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है, जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, जैसे भवन, मार्ग, नगर, परिवहन, संचार और उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य आदि। संस्कृत पर्यावरण भौतिक पर्यावरण के कारकों से कहीं पूर्णतः और कहीं आंशिक प्रभावित होता है, जैसे अति नगरीय, अति औद्योगिक एवं अति जनसंख्या संघन क्षेत्रों में सांस्कृतिक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वायु, जल और मृदा आदि भौतिक पर्यावरण के तत्व अपना स्वाभाविक रूप खोकर प्रदूषित होने लगते हैं। फिर भी भौतिक पर्यावरण की सर्वोच्च सत्ता है तथा भौतिक पर्यावरण का वर्चस्व ही मानव जीवन के लिए और विकास के लिए अनुकूल है। सांस्कृतिक पर्यावरण वस्तुतः मनुष्य के भौतिक कारकों के प्रति अनुकूलन, समायोजन, संघर्ष आदि की प्रक्रिया और अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जन्मा है। किंतु मनुष्य भौतिक पर्यावरण को कारकों को पृथक पृथक कर अध्ययन करता है। वस्तुतः विभिन्न कारक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हुए जीव जगत पर संयुक्त प्रभाव छोड़ते हैं, अर्थात इनका प्रभाव एकाकी न होकर संयुक्त होता है। पर्यावरण बाह्य शक्ति का है जो मनुष्य को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु या मानव को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण विज्ञान एक अपेक्षाकृत नया विषय है। इसके प्रति जनरुचि एवं उत्सुकता दोनों ही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विषय की व्यापकता ही इसका प्रमुख कारण है। ध्वनि प्रदूषण, शोर से भौतिक शास्त्र जुड़ा हुआ है, तो जल प्रदूषण का संबंध जल विज्ञान, जन स्वास्थ्य एवं आरोग्य यांत्रिकी से है। मृदा के प्रदूषण का संबंध मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं भूगर्भ शास्त्र से है, तो औषध विज्ञान एवं विष शास्त्र से प्रदूषकों का स्वभाव जुड़ा है। वनस्पति शास्त्र एवं जीव शास्त्र की सहायता से पर्यावरण की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जा सकता है। पर्यावरण से होने वाली लाभ हानि, इको मार्किंग, पर्यावरण बजट एवं ऑडिट अर्थात अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य से जुड़े हैं, तो जनसंख्या वृद्धि की गतिकी डेमोग्राफी के अंतर्गत रखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब पर्यावरण के प्रदूषण एवं रक्षण की चर्चा होती है तो राजनीति शास्त्र के सिद्धांत उसे संचालित करते हैं। प्रदूषकों और विषैले पदार्थ के संबंध में बने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। मानव मात्र का स्वभाव एवं व्यवहार इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः समाजशास्त्र योगदान भी इसमें कम नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र एक अत्यंत व्यापक क्षेत्र है। प्रश्न 2, पर्यावरण के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए अथवा अजैविक पर्यावरण के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए अथवा पर्यावरण के
विभिन्न आकाशों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पर्यावरण के अवयव या घटक के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल आते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। नंबर 1, स्थलमंडल। लिथोस्फीयर, पृथ्वी के ऊपर की वह ठोस परत जो अनेक प्रकार की चट्टानों, मिट्टियों एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बनी है, स्थलमंडल के नाम से पुकारी जाती है। इसके ऊपर हमारे महाद्वीप एवं समुद्री भाग स्थित हैं। महाद्वीप क्षेत्रों में यह सर्वाधिक मोटा है, जहां इसकी अधिकतम ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर तक हो सकती है। यह पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का लगभग 1% और उसके कुल द्रव्यमान का 0.4% है। यद्यपि स्थलमंडल में तकनीकी दृष्टि से भूमि भाग और समुद्री तल दोनों को ही शामिल किया जाता है, फिर भी अक्सर इसका प्रयोग केवल भूमि तल दर्शाने के लिए ही किया जाता है। इस दृष्टि से स्थलमंडल संपूर्ण पृथ्वी का केवल 3/10 भाग है। शेष 7/10 भाग समुद्र ने ले लिया है। भूमि तल पर चट्टानी दृश्यांश वाले भागों को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग बालू या मृदा है। समस्त बालू और अधिकांश मृदा जो हमें आज दिखाई पड़ती है, वह प्राचीन चट्टानों से उत्पन्न हुई है। मूल रूप से स्वयं चट्टानें गलित मैग्मा से बनी थी, जो पृथ्वी के भीतरी भाग से फूट कर निकला था। पृथ्वी की शक्तिशाली हलचलों में कुछ एक चट्टानों को ऊपरी सतह तक उठा दिया, जहां उन पर जलवायवी प्रभाव पड़े। चट्टानों को टूटकर बालू बनने की जो प्रक्रिया है, भूविज्ञान में अपक्षयण कहलाती है। चट्टान अपक्षयण में बहुत से घटक काम करते हैं, जिनमें स्वयं जलवायु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब सूर्य द्वारा अत्यधिक तप्त चट्टानें वर्षा से अचानक ठंडी होती हैं, तो वे चटक कर टूट जाती हैं। जब यह प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रहती है, तब बड़ी बड़ी चट्टानें चूर चूर होकर बालू बन जाती हैं। इस प्रकार पाला भी चट्टानों को तोड़ सकता है। चटकी चट्टानों की दरार में फंसा हुआ पानी सर्दी पड़ने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फैल जाता है। यह दबाव अक्सर चट्टानों को तोड़ देता है। इनके साथ अन्य संयोगों से मिलकर भूमि की उस रूप में रचना हुई है, जिस रूप में आज हम देखते हैं। दृश्य भूमि की आकृतियाँ स्थलमंडल की चट्टानी उपरचना में निर्धारित होती हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो वे सभी पदार्थ जिनसे पृथ्वी पटल का निर्माण हुआ है, चट्टानें कहलाती हैं। चाहे वे ग्रेनाइट गोलाश्म की हो, दाह कोयला की हो, चिकनी मिट्टी की हो या बालू कंकड़ के अदृढ़ खंड हो। स्थलमंडल को बाहरी जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग अर्थात इसका दृश्य धरातल विगत काल में आमूलचूल परिवर्तनों का शिकार हुआ है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि हजारों वर्षों के दौरान पृथ्वी के शीतलन और संकुचन के परिणाम स्वरूप इसमें इतने सारे परिवर्तन हुए हैं। नंबर 2, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी के स्थलमंडल के नीचे के भाग में स्थित जल से भरे भाग जैसे झील, सागर, महासागर आदि को जलमंडल कहा जाता है। इसमें से 97.3% महासागरों और अंतर्देशीय सागरों में हैं। शेष 2.7% हिमनदों और बर्फ टोपों, मीठे जल की झीलों, नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। महासागरीय जल और मीठे जल का कुल भंडारण भूवैज्ञानिक इतिहास में हमेशा ही बिल्कुल स्थिर रहा है, लेकिन महासागरीय और मीठे जल का अनुपात जलवायु की दशाओं के अनुसार हमेशा बदलता रहा है। जब जलवायु अत्यधिक शीत होती है तो बहुत सा समुद्री जल हिमनदों और बर्फ टोपों द्वारा अवशोषित हो जाता है तथा समुद्री जल की कमी के कारण मीठे जल का परिमाण बढ़ जाता है। जब जलवायु गर्म हो जाती है तो हिमनद और बर्फ टोपों के पिघलने से
मीठे जल की कमी के कारण समुद्री जल की मात्रा बढ़ जाती है। पिछले 60 से 80 वर्षों के दौरान किए गए समुद्र स्तर पर प्रेक्षण यह दर्शाते हैं कि समुद्री जल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि जलवायु गर्म होती जा रही है। महासागर पृथ्वी के कुल धरातल क्षेत्रफल के 70.8% भाग को आच्छादित किए हुए है और इनमें 144.5 करोड़ घन किलोमीटर पानी है। सौर ताप महासागर के जल को गतिशील रखता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य पानी को गर्म कर देता है, जिससे यह फैलकर कुछ इंच ऊपर उठ जाता है। भूमध्य रेखा में यह अतिरिक्त उठान पानी को नीचे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर बहने के लिए प्रेरित करता है। चूँकि भूमध्य रेखा का गर्म पानी उत्तर और दक्षिण की ओर बहता है, अतः ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडा पानी भारी, क्योंकि पानी में अत्यधिक संघनन होता है, गर्म जल के नीचे चला जाता है और तल के साथ साथ धीरे धीरे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों तक फैल जाता है। इस अंतः प्रवाह में पृथ्वी की घूमने की शक्ति के कारण उलझाव पैदा हो जाता है। चूँकि पृथ्वी पर पूरब की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए समुद्र का पानी पश्चिम की ओर आने के लिए प्रेरित होता है और वहीं उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा बाईं ओर मुड़ जाता है। यह फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर कोरियालिस प्रभाव के नाम से जाना जाता है, जिसने 100 वर्ष पहले इसकी खोज की थी। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक रूप से विलीन हो जाते हैं कि उनके बीच की सीमा का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। फिर भी भूगोलवेत्ताओं ने महासागरीय क्षेत्र को 4 महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर में विभाजित किया है। परिभाषा के अनुसार इन महासागरों में सागर, उपसागर, खाड़ियाँ तथा अन्य उनसे संलग्न महासागरीय प्रवेश द्वार भी शामिल हैं। महासागरों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना प्रशांत महासागर है। पृथ्वी के क्षेत्रफल के 35.25% भाग पर यह फैला है। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई 16.880 किलोमीटर और सर्वाधिक गहराई 11,516 मीटर मिडवाउ द्वीप है। इसमें द्वीपों का सर्वाधिक संगुटीकरण है, जो मोटे तौर पर 3 समूहों में है: माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी के क्षेत्रफल के 20.9% भाग को घेरे है। इसकी सर्वाधिक गहराई 8,381 फीट मिल्वाकी द्वीप है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो भारत में कन्याकुमारी से दक्षिणी ध्रुव एंटार्क्टिका तक फैला है। यह पृथ्वी के कुल धरातल के क्षेत्र के 14.65% भाग में है। इसकी सर्वाधिक गहराई 7,725 मीटर प्लैनेट द्वीप है। नंबर 3, वायुमंडल। भूमंडल का तीसरा मंडल वायुमंडल है। स्थल मंडल एवं जलमंडल के चारों ओर गैस जैसे पदार्थों का आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और डाइऑक्साइड एवं अन्य गैस, मिट्टी के कण, पानी की भाप एवं अन्य अनेक पदार्थ मिले हुए हैं। इन सभी पदार्थों के मिश्रण से बने आवरण को वायुमंडल के नाम से पुकारा जाता है। स्थल मंडल एवं जलमंडल दोनों ही वायुमंडल से आच्छादित रहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की रक्षा करने वाला रोधी आवरण है। यह सूर्य के गहन प्रकाश और ताप को कम करता है। इसकी ओजोन O3 परत सूर्य से आने वाली अत्यधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अधिकांश सोख लेती है और इस प्रकार जीवों की विनाश से रक्षा करती है। वायुमंडल गुरुत्व द्वारा पृथ्वी से बंधा हुआ है। चंद्रमा जैसा उपग्रह जिसकी गुरुत्व शक्ति बहुत कम होती है, यह वायुमंडल को धारण नहीं कर सकता। वायु दबाव का
सीधा और सरल अर्थ है किसी दिए बिंदु पर संपूर्ण वायु का भार पड़ना। निश्चय ही हवा का भार बहुत कम होता है। 1 घन लीटर का एक साथ हवा का भार लगभग 1.3 ग्राम होता है। समुद्र तल पर हवा का दबाव 1033.6 वर्ग सेंटीमीटर होता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसें और जलवाष्प होती हैं और अपने सर्वाधिक ऊपरी भाग में यह परमाणविक कणों से आवेशित होते हैं। पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी तक वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन O2 और निम्न प्रतिशत में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम और मीथेन इसी क्रम में विद्यमान है। 30 मील से ऊपर वायुमंडल परमाणुवीय ऑक्सीजन O2, ओजोन O3, हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। नंबर 4, बायोस्फीयर। जैवमंडल की सर्वप्रथम परिसंकल्पना लगभग 100 साल पहले ऑस्ट्रियन भूवैज्ञानिक एडवर्ड सुयस ने की थी। इस समय इस धारणा को विशेष महत्व नहीं दिया गया, परंतु आज जैवमंडल मानव के सम्मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है। जैवमंडल का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि यह जीवन को आधार प्रदान करता है। अनुमान है कि जैवमंडल में शैवाल, फंगस और काइयों से लेकर उच्चतर किस्म के पौधों की 3.5 लाख जातियां हैं तथा एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजोआ से लेकर मनुष्य तक 1,10,00,000 प्रकार की प्राणी जातियां इसमें सम्मिलित हैं। जैवमंडल इन सभी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे प्रकाश, ताप, पानी, भोजन तथा आवास की व्यवस्था करता है। जैवमंडल या पारिस्थितिकी व्यवस्था जैसे कि यह सामान्यतया जानी जाती है, एक विकासात्मक प्रणाली है। इसमें अनेक प्रकार के जैविक और भौतिक घटकों का संतुलन बहुत ही पहले से ही क्रियाशील रहा है। जीवन की इस निरंतरता के मूल में अन्योन्याश्रित संबंधों का एक सुगठित तंत्र काम करता है। वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, प्लवक, मिट्टी और जीवाणु में सभी जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही व्यवस्था पर्यावरण कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण की अपनी लय और गति होती है जो नाजुक रूप से संतुलित आवर्तनों के संपूर्ण सेट पर आधारित है। सभी जीवाणु, पेड़ पौधे, पशु वर्ग और मनुष्य ये सभी पर्यावरण के साथ स्वयं अपना समायोजन करके और उसकी लय के साथ अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के कारण आज तक जीवित हैं, जिसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि इन आवर्तनों को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। नंबर 3, स्थल मंडल पर संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर स्थल मंडल लिथोस्फीयर पृथ्वी की ऊपरी तह का वह भाग जिसमें मिट्टी, खनिज पदार्थ, कोयला व अन्य संसाधन आदि पाए जाते हैं, स्थल मंडल कहलाता है। यह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ सभी मनुष्य निवास करते हैं और अनेक प्रकार के पेड़ पौधे व वनस्पति उगती है। यह भाग ठोस और मिट्टी, चट्टानों और पिघले पदार्थों के ठंडा होने से बना होता है। यह भाग पृथ्वी का केवल 30% और शेष 70% भाग जल क्षेत्र है। पृथ्वी का एकदम अंदर का भाग आंतरिक सतभाग इनर कोर कहलाता है, जिसकी मोटाई लगभग 1300 किलोमीटर होती है। यहाँ पर उपस्थित पदार्थों का घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो ऊंचाई साथ साथ कम होते होते ऊपर का सामान्य तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। आंतरिक सतभाग के चारों ओर पिघले पदार्थ का भाग होता है, जिसे बाह्य सतभाग या आउटर कोर कहते हैं। इस भाग की मोटाई लगभग 2080 किलोमीटर होती है। बाह्य भाग के ऊपर के ठोस भाग को मैंटल कहते हैं, जिसकी कुल मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है।
मेंटल के ऊपर लगभग 12 किलोमीटर से 60 किलोमीटर मोटाई वाला भाग भूपटल या क्रस्ट कहलाता है। भूपटल ही स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल बहुत सी आकृतियों का बना होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों की स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। पर्वत, घाटी, पठार, मैदान, महाद्वीप, द्वीप, मरुस्थल आदि विभिन्न भू आकृतियों के उदाहरण हैं, जिनके विषय में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी जा रही है। भूपटल में विभिन्न बलों के कारण विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके कारण विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण होता रहता है। ये बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सोजेनिक फोर्स, जैसे हवा, पानी एवं हिमनद आदि। बी आंतरिक बल, जैसे इंटरनल फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्सेस या फिर टेक्टोनिक फोर्सेस, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि। भूपटल वास्तव में बहुत से टुकड़ों में बटी होती है, जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। यह प्लेट्स भूपटल की ठोस सतह के नीचे उपस्थित बाह्य भाग आउटर कोर के पिघले पदार्थ मैग्मा के ऊपर तैरती रहती है। जब मैग्मा गर्म होता है तो ऊपर उठकर फैलता और जब ठंडा होता है तो नीचे बैठता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। मैग्मा के ऊपर उठने और नीचे गिरने के कारण भूपटल की प्लेट्स गति करती हैं, जिसके कारण कभी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर और कभी एक दूसरे से दूर गति करते हैं। इस प्रकार प्लेट्स के गति करने की प्रक्रिया को प्लेट्स टेक्टोनिक्स कहते हैं। प्लेट्स टेक्टोनिक्स के कारण ही पर्वत और घाटी का निर्माण होता है, जिनमें लाखों वर्ष का समय लगता है। नंबर 1 पर्वत, माउंटेन्स। कभी कभी आंतरिक बलों के कारण भूपटल का एक बड़ा भाग प्राकृतिक रूप से अपने चारों ओर के क्षेत्र से बहुत ऊंचा उठ जाता है। भूपटल के ऊंचे उठे भागों से निर्मित चट्टानी स्थलों को पर्वत, पहाड़ या माउंटेन्स कहते हैं। छोटी ऊंचाई वाले भागों को पहाड़ियाँ या हिल्स कहते हैं। इनका आधार चौड़ा होता है और ऊपरी भाग नुकीला होता है और इन्हें चोटियाँ या पीक्स कहा जाता है। इनके बगल की सतह खड़ी व तिरछी स्टेप स्लोप ढाल वाली होती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और कंचनजंगा 8,579 मीटर है। नंबर 2 पठार, जिसको हम इंग्लिश में प्लेटू बोलते हैं। भूपटल का एक चौड़ा, असमतल, चपटा और ऊंचा उठा हुआ भाग पठार कहलाता है। इन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं। इनसे भूपटल का एक बहुत बड़ा भाग घिरा हुआ है। पठार ऊंचे नीचे और आधार की अपेक्षा ऊपर कम चौड़े होते हैं। इनका शिखर समतल होता है। बाह्य शक्तियों के कारण इनमें चोटियां नहीं पाई जाती हैं। कठोर जलवायु और असमतल धरातल के कारण मानव जीवन और उसके विकास के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, परंतु इनमें खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पठार का खड़े ढाल वाला किनारा एस्कारपमेंट कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार चैंगटांग ऑफ तिब्बत 4,000 से 6,000 मीटर समुद्र तल से है। भारत में डेक्कन प्लेटू, जिसे दक्षिण का पठार, विश्व के सबसे पुराने पठारों में एक है। पामीर का पठार को दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नंबर 3 महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स। भूपटल के वह बड़े बड़े भाग जो लगभग चारों ओर से जल से घिरे होते हैं महाद्वीप कहलाते हैं। बहुत से देश मिलकर एक महाद्वीप बनाते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। नंबर 4 मरुस्थल, डेजर्ट्स। भूपटल के वह बड़े भाग जो भारी रेत से बने हैं मरुस्थल या रेगिस्तान कहलाते हैं। यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए यहाँ पर आबादी
और वनस्पति नहीं होती। उदाहरण, उत्तरी अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान या फिर उत्तरी पश्चिमी भारत का थार रेगिस्तान। नंबर 5, मैदान। प्लेन्स भूपटल का एक विस्तृत चपटा नीचे तल वाला भाग मैदान कहलाता है। ये समुद्र तल से लगभग 200 मीटर ऊपर होते हैं। ये नदियों द्वारा लाए गए पदार्थों, रेत, मिट्टी, सिल्ट, वनस्पति और जंतुओं के अवशेष से बने होते हैं। ये उपजाऊ होते हैं और पानी की उपलब्धता भी आसानी से होती है, इसलिए इन पर कृषि उत्पादन विस्तृत रूप से होता है और आबादी भी होती है। मैदान के उदाहरण हैं नाइल बेसिन इन इजिप्ट, इजिप्ट का नाइल्स बेसिन, और चीन का हांग हो बेसिन, और भारत का इंडो-जेनेटिक बेसिन। मैदानी पर्यावरण मानव जीवन और उसके विकास के लिए विशेष उपयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है और पानी भी आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है। भूमि समतल होने से सड़कों और रेल मार्गों का जाल बहुत आसानी से विकसित होता है। कोस्टल प्लेन्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इस तरह मैदान में कृषि, सिंचाई, यातायात, उद्योग, व्यापार आदि सभी कार्य उपयुक्त रूप से होते हैं। यही कारण है कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं सिंधु, गंगा, यमुना, मिस्र, मेसोपोटामिया, ह्वांग-हो के मैदानों में ही विकसित हुई हैं। मैदान आर्थिक जीवन का केंद्र होने के साथ साथ राजनीतिक व सामाजिक सभी अंगों का विकास करते हैं। प्रोफेसर सैंपल के अनुसार मैदान ही ऐसे भाग हैं जहां मनुष्य वाणिज्य और राजनीति तीनों का उत्तरोत्तर विकास करता है। नंबर 6, मृदा, सॉइल, मिट्टी। भूपटल का वह मुलायम भाग जो चट्टानों के टूटे महीन कणों से बना होता है, जिसमें जीवधारियों, पेड़ पौधों, जंतुओं के सड़े गले अवशेष, ह्यूमस मिले होते हैं। मृदा मिट्टी कहलाता है। मिट्टी कृषि का आधार होती है और कृषि जीवन का आधार होती है। बिना मिट्टी के जीवन सभ्य ही नहीं है। भूपटल और विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों की विविधता मिट्टी की विभिन्न विशेषताओं के कारण पाई जाती है। मिट्टी जिस चट्टान से बनी होती है, वह उसी चट्टान की विशेषता लिए रहती है। मिट्टियों के रंग इनके रासायनिक गुणों को दर्शाते हैं। रंगों के आधार पर मिट्टी काली, भूरी, लाल, पीली, हल्की भूरी, मटमैली आदि प्रकार की होती हैं। मिट्टियों की उपजाऊ क्षमता मुख्य रूप से इनकी मूलभूत चट्टानों द्वारा प्रभावित होती हैं। काली मिट्टी विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि इसका निर्माण लावा से बनी चट्टानों से होता है, जिनमें सबसे अधिक खनिज और लवण पाए जाते हैं। मिट्टी के पीएच के आधार पर इसकी अम्लीयता, क्षारीयता नापी जाती है। अम्लीयता 7, क्षारीयता 7, 7 उदासीन। उपरोक्त मिट्टियों को कणों की संरचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, चिकनी मिट्टी, क्लेई सॉइल। इस मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं और इनके बीच बिल्कुल भी स्थान नहीं है, इसलिए इनमें हवा और पानी सरलता से प्रवेश करते हैं। इसमें पानी को अधिक समय तक रोकने की शक्ति होती है, इसलिए इसमें आर्द्रता, नमी को अधिक समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। नंबर 2, बालुई मिट्टी, सैंडी सॉइल। इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं और उनके बीच में पर्याप्त स्थान होता है। इसमें वायु और प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाता है, अर्थात समा जाता है। वायु और प्रकाश के सरलता से प्रवेश के कारण पानी भाप बनकर शीघ्र ही उड़ जाती है। रेगिस्तानी प्रदेशों में बालुई मिट्टी अधिकता में पाई जाती है। नंबर 3, दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल। इस मिट्टी के कण ना तो बहुत ही महीन होते हैं और ना ही बहुत मोटे होते हैं। इनके बीच में सिर्फ इतना स्थान होता है कि वायु और प्रकाश आसानी से पौधे की जड़ों तक पहुंच जाते हैं और जल
आसानी से समाकर पर्याप्त समय तक उपस्थित रहता है। वास्तव में दोमट मिट्टी कृषि उत्पादन के लिए सर्वोत्तम रूप से उपयोगी होती है। गंगा, यमुना, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानों और तटीय प्रदेशों तथा नदियों के डेल्टा प्रदेशों के में दोमट मिट्टी की अधिकता होती है। नंबर 7, सैल रॉक्स। भूपटल की रचना करने वाले सभी पदार्थ सैल कहलाते हैं। ये पदार्थ खनिजों के सम्मिश्रण से बनते हैं, जैसे रासायनिक तत्वों ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम के योग से बनते हैं। संरचना के आधार पर सैलों को मुख्य से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अवसादी सैल, सेडिमेंट्री रॉक्स। इन सैल को द्वितीयक सैल भी कहते हैं। जब आग्नेय सैल सर्दी, गर्मी, वायु और वर्षा के प्रभाव से कमज़ोर होकर इनके कण वायु व जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और कालांतर में परत दर परत जमा होते रहते हैं तथा दबाव और रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से ये परत अवसादी सैल में बदल जाती हैं। सैंडस्टीन, लाइमस्टोन, चाक, डोलोमाइट मिट्टी आदि अवसादी सैल के उदाहरण हैं। इनमें परतें साफ दिखती हैं और ये मुलायम होती हैं। इसकी परतों में प्राणियों व वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। इनमें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि भी मिलती है। नंबर 2, आग्नेय सैल, इग्नियस रॉक्स। इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ मैग्मा के ठंडे ठोस हो जाने से होता है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इनमें परत नहीं होती तथा ये रवेदार होती हैं। ग्रेनाइट, बासाल्ट आदि आग्नेय सैल के उदाहरण हैं। इनमें सोना, चांदी, हीरा, लोहा, तांबा, निकिल व क्रोमियम आदि पाए जाते हैं। नंबर 3, रूपांतरित सैल, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऊष्मा और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी सैल में रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं और वे एक अन्य प्रकार की सैल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे रूपांतरित या कायांतरित मेटामॉर्फिक सैल कहते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, लाइमस्टोन संगमरमर, ग्रेफाइट हीरे में, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में रूपांतरित हो जाते हैं। अतः संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट व हीरा रूपांतरित सैल के उदाहरण